इकोनॉमिक्स में जो हमारा सिलेबस रहेगा वो सबसे पहले हमारा सिलेबस रहेगा, सिलेबस में इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन और मीनिंग के बारे में, कि इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र चीज़ क्या है, कैसे शुरुआत हुई, किसने शुरुआत की, क्या मीनिंग है, क्या टाइप्स हैं और इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या इसका इस्तेमाल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लस हम डिस्कस करेंगे डिमांड और सप्लाई के बारे में, मतलब मांग और पूर्ति के बारे में, कि कैसे हमारे देश में हमारी अर्थव्यवस्था में मांग पैदा होती है और उस मांग की पूर्ति कौन कौन किस तरीके से करता है। ठीक है, फिर हम नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय के बारे में करेंगे, कि राष्ट्रीय आय क्या मतलब है, उसका क्या अभिप्राय है आपका नेशनल इनकम से, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेशनल इनकम से पर कैपिटल इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाएगी और क्या उसके टाइप्स हैं नेशनल इनकम के, और उसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग कौन से मेथड्स हैं और भारत में कौन सा मेथड अपनाया जाता है अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है प्रोडक्शन के ऊपर, पैदावार के ऊपर। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ लॉ बनाए गए हैं प्रोडक्शन के ऊपर, कि कैसे प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन करने के लिए जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनसे कैसे प्रोडक्शन होगी, कितनी प्रोडक्शन होगी, और उसके बिहाफ पे हम उसकी कॉस्ट के बारे में, उसकी लागत के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बाद हम टॉपिक करेंगे इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, मतलब ओवरऑल हमारी अर्थव्यवस्था में जो चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, चीज़ों के जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, फिर हम फाइव ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सब जानते हैं कि जितनी भी हमारी नीतियां हैं भारत में वो नीति आयोग के द्वारा बनाई जा रही हैं। तो नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसके काम चलता है, कौन कौन उसका हेड है, कौन चेयरमैन है और उसके कौन से मिनिस्टर्स किस काम के लिए कर्तव्यगृत हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। नीति आयोग के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम। नीति आयोग के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम, मतलब भारतीय कर प्रणाली। भारत में किस किस तरह के कर लगाए जाते हैं, किस किस तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं और उनका जिन पर भी टैक्स लगा वो कैसे टैक्स भरते हैं। ठीक है, फिर हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। मतलब भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बारे में जानेंगे कि भारत में कौन सा पहला बैंक था, बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई, आरबीआई कब बना, कैसे बनाया गया, आरबीआई की क्या वर्किंग है, सारे बैंक्स की क्या क्या वर्किंग है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में कि हमारी अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई जाती हैं, अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बजट के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे बजट के बारे में, बजट कैसे बनना शुरू हुआ, किसने शुरू किया था बजट को बनाना, रेल बजट और आम बजट कब अलग अलग हुए, कब दोबारा उनको दोबारा मिलाया गया, बजट सरकार कैसे तैयार करती है, कैसे लोकसभा में बजट पास होता है, उस बजट को पास करने के लिए कौन सी कमेटी बैठती है, क्या बजट तैयार होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फॉरेन पॉलिसी के बारे में कि भारत में विदेश की नीति क्या है,
विदेशी नीति क्या है, हमने फॉरेन के साथ कैसे डील करना है, फॉरेन के साथ हमने किस तरीके से लेन देन करना है और फॉरेन के साथ हम क्या क्या संबंध बना के रखेंगे। ठीक है, और एक हमारा टॉपिक आ जाता है फॉरेन पॉलिसी के बाद एक जो हमारा टॉपिक रह जाता है वो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भारत का अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में क्या रोल है। ठीक है, भारत का अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में क्या रोल है और क्या वो उसमें कर्तव्य अदा करता है और उसके क्या क्या अधिकार हैं उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संबंधित। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है, लगभग 15 से 20 दिन का सिलेबस है अगर हम 1-1.5 घंटे की क्लास लगा के चलते हैं। तो आइए, ये हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम शुरू करेंगे हमारा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अभी ये हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है, अभी हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इकोनॉमिक्स का मीनिंग। सबसे पहले हम करेंगे इकोनॉमिक्स का मीनिंग। इकोनॉमिक्स का को हिंदी में कहा जाता है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहा जाता है अर्थशास्त्र। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पढ़ा है, उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है, अ स्टडी ऑफ मनी। पैसे के बारे में स्टडी, कि पैसा का कैसे मार्केट में आएगा, पैसे का कैसे एक्सचेंज होगा, कैसे लेन देन होगा, पैसे से हम कैसे लेन देन करेंगे वस्तुओं और सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का। ये तो मीनिंग हो गया एक ले मैन के लिए जिसने कभी आज तक ज़िंदगी में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है। अगर आप स्टूडेंट बनना चाहते हैं इकोनॉमिक्स के, या आपने इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो उसमें हम जानेंगे अब कि इकोनॉमिक्स का रियल सेंस में मीनिंग क्या है। तो इकोनॉमिक्स के रियल सेंस में 2 तरह के मीनिंग हैं, ट्रेडिशनल मीनिंग और मॉडर्न मीनिंग। ट्रेडिशनल मीनिंग और मॉडर्न मीनिंग। तो सबसे पहले हम करते हैं ट्रेडिशनल मीनिंग कि बहुत पुराने समय में इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग दिया गया। यह माना जाता है कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग एरिस्टोटल जी के द्वारा, एरिस्टोटल जिसको हम हिंदी या पंजाबी में अरस्तु के नाम से जानते हैं, एरिस्टोटल जी से यह माना जाता है कि इन्होंने इकोनॉमिक्स का मीनिंग दिया। इन्होंने मीनिंग में क्या कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों जो कि ओएका और नोमोस, ओएका प्लस नोमोस, ओएका और नोमोस, या कभी कभी ओएका को ओएकस और नोमोस को नोमेन, ओएका को ओएकस और नोमोस को नोमेन का नाम दे दिया जाता है। इन दोनों शब्दों के मेल से बनाया गया इकोनॉमिक्स वर्ड। इन दोनों शब्दों का क्या मीनिंग है? ओएका का मीनिंग है हाउस होल्ड, ओएका का मीनिंग है हाउस होल्ड मतलब घरेलू। नोमोस का मीनिंग है मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। तो घरेलू प्रबंधन का नाम दिया गया, एरिस्टोटल जी ने इकोनॉमिक्स को मीनिंग दिया घरेलू प्रबंधन का। अब उन्होंने ये मीनिंग क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने ये मीनिंग दिया बहुत टाइम पहले, मतलब लगभग 2500 साल पहले। जब उन्होंने यह मीनिंग दिया उस समय जो लोगों का मेन बिजनेस था वो था एग्रीकल्चर का। अब एग्रीकल्चर में क्या था, किसान ने फसल पैदा की, वो फसल कई बार ज़्यादा बन गई, कई बार कम बनी। ठीक है, एक किसान ने मान लीजिए कनक का उत्पादन किया, कनक की प्रोडक्शन की, उसकी एक्सेस प्रोडक्शन हो गई। किसी और किसान ने, किसी और फार्मर ने मान लीजिए चाय का प्रोडक्शन किया और उसकी एक्सेस प्रोडक्शन हो गई। अब जो एक्सेस प्रोडक्शन हो गई है उसको घर पे तो हम रख के वेस्ट कर नहीं सकते, तो तब बार्टर सिस्टम का एक सिस्टम ओरिजिन में आया। बार्टर सिस्टम क्या था कि चीज़ों के बदले में चीज़ों का लेन देन होने लगा। तो बार्टर सिस्टम में
जब एक पर्सन के पास, जिसके पास कनक की एक्सेस प्रोडक्शन है, वीट की एक्सेस प्रोडक्शन है, कोई दूसरा पर्सन जिसके पास रबड़ की या टी की फॉर एग्जांपल एक्सेस प्रोडक्शन है, वो आपस में अपनी अपनी एक्सेस प्रोडक्शन का एक्सचेंज कर लेंगे, लेन देन कर लेंगे। तो जब ऐसा मीनिंग आया कि हर पर्सन अपने घर पे अपना घर का प्रबंधन किस तरीके से कर रहा है, लेन देन के कारण, तो घरेलू प्रबंधन को ही नाम दे दिया गया इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो ये तो था ट्रेडिशनल मीनिंग। अब हम बात करेंगे मॉडर्न मीनिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे मॉडर्न मीनिंग के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन यह आया दिमाग में कि मॉडर्न मीनिंग की ज़रूरत ही क्या पड़ी। जब ट्रेडिशनल मीनिंग है हमारे पास तो मॉडर्न मीनिंग की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए, जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे मार्केट में पैसे के नाम की कोई चीज़ आ गई, मनी के नाम की कोई चीज़ मार्केट में आ गई, और अब मनी को, पैसे को एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। मनी को एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के मीन्स में इस्तेमाल किया जाने लगा कि अब चीज़ों के बदले में चीज़ों का लेन देन नहीं होगा। अगर आपने कुछ एक्सचेंज करना है, आपको अगर बदले में गुड्स या सर्विसेज मिल रहे हैं, तो आपको उसको एक्सचेंज में कैश या मतलब मनी प्रोवाइड करवा के देना होगा। तो पैसे को कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो अब मॉडर्न मीनिंग की हमें ज़रूरत पड़ी कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग बदलने की ज़रूरत है। तो अब इकोनॉमिक्स का मीनिंग किसके द्वारा दिया गया। 1776 में एक अर्थशास्त्री हुए, एक इकोनॉमिस्ट हुए, एडम स्मिथ। 1776 में एक इकोनॉमिस्ट हुए एडम स्मिथ, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, अब उन्होंने यह बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो लॉज हैं, वो थ्योरीज़ हैं, जिनका हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम ऐसे इस्तेमाल करें कि हमारे नेशन में, हमारी कंट्री में प्रोडक्शन को और वेल्थ को इंक्रीज़ करवाया जा सके। कि हमने कुछ नियमों, सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हमारे संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करना है जिससे कि हम अपने देश में पैदावार को और संपत्ति को बढ़ा सकें। यह मीनिंग दिया एडम स्मिथ जी ने। एडम स्मिथ जी ने यही मीनिंग क्यों दिया, क्योंकि उस टाइम पे 1776 में उन्होंने एक बुक लिखी थी। उनकी बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। तो उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि हमने कुछ लॉज थ्योरी का इस्तेमाल करके अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि देश में प्रोडक्शन को और वेल्थ को इंक्रीज़ करवाया जा सके। जो उन्होंने डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का, उसको वेल्थ डेफिनेशन के नाम से जाना जाता है। और एडम स्मिथ जी को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इकोनॉमिक्स वर्ड के दो मीनिंग हो गए, एक ट्रेडिशनल मीनिंग, एक मॉडर्न मीनिंग। ठीक है, आइए हम अब जानते हैं इकोनॉमी शब्द का क्या मीनिंग है। इकोनॉमी शब्द का क्या मीनिंग है। ठीक है, जी अब हम जानेंगे इकोनॉमी शब्द के बारे में। इकोनॉमी को हिंदी में कहा गया अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था वो था, इकोनॉमिक्स था अर्थशास्त्र, मतलब स्टडी ऑफ मनी या स्टडी ऑफ समथिंग, मतलब वो स्टडी थी। इकोनॉमिक्स क्या था, बेसिकली एक स्टडी है। इकोनॉमी क्या है, व्यवस्था है, एक सिस्टम है। जैसे हम जो सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम है, तो ये सिस्टम की बात करेंगे हम इकोनॉमी में। मतलब कुछ जो हमने स्टडी पढ़ी इकोनॉमिक्स की, जो इकोनॉमिक्स की हमने स्टडी पढ़ी, उसको हमने किसी सिस्टम पे लागू करना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इकोनॉमी, स्टडी ऑफ इकोनॉमी। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी हमें किसी भी कंट्री की सिचुएशन के बारे में बताता है। इकोनॉमी हमें किसी भी कंट्री की सिचुएशन के बारे में बताता है। कौन सी सिचुएशन, कि वहाँ क्या कैपेसिटी है, वहाँ क्या कैपेसिटी है, कि वहाँ कितने का, वहाँ के एरिया या टेरिटरी में
टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, मीनिंग समझिए दोबारा। इकोनॉमी का क्या मीनिंग है? इकोनॉमी हमें सिचुएशन बताएगा। किस चीज़ की सिचुएशन? कि वहाँ कितना कैपेसिटी है, कि वहाँ के एरिया या टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें एरिया या टेरिटरी का मीनिंग समझना पड़ेगा कि एरिया और टेरिटरी का मतलब क्या है जगह, पर दोनों वर्ड्स को अलग अलग क्यों लिखा। इसका मीनिंग समझते हैं कि एरिया या टेरिटरी का क्या मीनिंग है। देखिए, एरिया या टेरिटरी का क्या मीनिंग है। एरिया का मतलब, एरिया एक ब्रॉड कंसेप्ट है, जो टेरिटरी वर्ड है एक, जो टेरिटरी वर्ड है वो एक नैरो कंसेप्ट है। ठीक है, टेरिटरी में हम क्या क्या लेते हैं? टेरिटरी में हम लेते हैं हमारा सिर्फ ज्योग्राफिकल लैंड, मतलब जो हमारी भूगोलिक ज़मीन है, जो हमारे देश का नक्शा है, ज्योग्राफिकल लैंड वाला जो नक्शा है वो हम लेते हैं कहाँ पे? टेरिटरी में। और अब एरिया में क्या लेंगे? एरिया में हम टेरिटरी को तो लेंगे ही लेंगे, एरिया में टेरिटरी को तो लेंगे ही लेंगे, साथ में उसमें एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, EEZ। क्या? EEZ। EEZ क्या है? EEZ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, कुछ इंटरनेशनल संस्थाओं ने मिलके ये डिसाइड किया हुआ है कि कोई भी कंट्री अगर किसी भी तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो उस पानी वाली जगह में भी कुछ लिमिट तक वहाँ जो प्रोडक्शन हो रही है वो उस देश की प्रोडक्शन में ही ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारा इंडिया कंट्री है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसका मतलब उस पानी वाले एरिया में कुछ किलोमीटर तक की लिमिट को क्या करेंगे कि वहाँ जितनी प्रोडक्शन हो रही है, मतलब कोई प्रोडक्शन हो रही है, फ़िश की प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, वहाँ पेट्रोलियम रिफाइनरीज लगी हुई हैं, तो वहाँ जितनी प्रोडक्शन हो रही है वो इंडिया की प्रोडक्शन में काउंट की जाएगी। अब लिमिट देखनी है, लिमिट कितनी है? लिमिट कितनी है? लिमिट है 200 न्यूटिकल माइल्स। 200 न्यूटिकल माइल्स, 1 न्यूटिकल माइल में हम कवर करते हैं 1.833 किलोमीटर्स। ये पॉइंट है, 1 न्यूटिकल माइल में हम कवर करते हैं 1.833 किलोमीटर्स, मतलब लगभग 370 किलोमीटर के आसपास का एरिया, तीनों तरफ वाले पानी वाले एरिया में वहाँ जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडिया की प्रोडक्शन में काउंट होगा। तो वो मतलब है एरिया का। ठीक है, तो अब एरिया या टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स या सर्विसेज का, वो हम चेक करेंगे। उससे हमें क्या पता चलेगा? हमारे कंट्री की सिचुएशन के बारे में, और वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? हमारे कंट्री की इकोनॉमी। ठीक है, अब पॉइंट ये बचता है कि हम उस कैपेसिटी को कैसे काउंट करते हैं। हम उस कैपेसिटी को कैसे काउंट करते हैं? हम उस कैपेसिटी को काउंट करते हैं, हम उस कैपेसिटी को काउंट करते हैं किस चीज़ के थ्रू? जीडीपी के थ्रू। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में इसको कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, या कुल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो जीडीपी के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि उस कंट्री में कितना कैपेसिटी है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है एक साल में गुड्स या सर्विसेज का, और वही उस देश का इकोनॉमी कहलाएगा। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में दोनों का डिफरेंस समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 5 बार देखिए, इन दोनों शब्दों को अच्छे से समझिए कि इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में लेक्चर और डीप होते जाएंगे, इनकी टाइप्स आती जाएंगी, इनमें सिस्टम आता जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। तो इनका मीनिंग आप अच्छे से समझिए ताकि आपको इनका मीनिंग अच्छे से समझ आए और आपके आगे वाले लेक्चर समझने ईजी हो जाए।